हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल आउट द डाउट्स। सो गाइज, आज की क्लास में हम लोग क्लास 8th एनसीईआरटी जियोग्राफी चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर के क्वेश्चन और आंसर कवर करेंगे। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्रीकल्चर के बारे में ही है। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? तो एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है और इसके अंदर हम शामिल करते हैं फसलें, हमारे जो फ्रूट्स अगर हम ग्रो कर रहे हैं, वेजिटेबल्स अगर हम उगा रहे हैं, फ्लावर्स, और जो हम पशुधन का पालन कर रहे हैं मतलब पशुओं को पालते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। इसे फार्मिंग भी बोला जाता है। सो हम एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। उन फैक्टर्स के बारे में बताओ जो कि एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं। वेरियस फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर आर फेवरेबल टोपोग्राफी, सोयल एंड क्लाइमेट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल टोपोग्राफी, सोयल और क्लाइमेट। फेवरेबल टोपोग्राफी का मतलब आपको पता है कि जो स्थलाकृति है, जो स्थल है, जो भूमि है वो किस टाइप की है, ऊबड़ खाबड़ है, समतल भूमि है। और सोयल मिट्टी, क्लाइमेट मतलब वहाँ की जलवायु। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स एडवांटेज डिसएडवांटेजेस। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और इसके दुष्प्रभाव या फिर इसकी जो हानिकारक प्रभाव है वो क्या है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हमने पढ़ा भी था। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन और स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी which involves clearing a plot of land by felling trees, burning the felled trees, mixing the ashes with soil, and then growing crops like maize, yam, potato and cassava on the cleared land. तो सिंपली यहाँ पे जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसे हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो ये बात बिल्कुल याद रखें और क्वेश्चन में भी आ सकता है एग्जाम के अंदर कि स्लैश और बर्न कल्टीवेशन कौन सी कल्टीवेशन होती है। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये एक फार्मिंग का ही टाइप है, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक प्लॉट को क्लियर करते हैं। प्लॉट को क्लियर करने का मतलब ये है लैंड, जो धरती है उसके ऊपर जो घास फूस है, पेड़ पौधे वगैरह, उनको हम साफ कर देते हैं। जो ट्रीज़ हैं उनको काट देते हैं। बर्निंग द फेल्ड ट्रीज, और गिराए हुए पेड़ों को हम क्या करते हैं, जला देते हैं। मिक्सिंग द एशेज विद सोयल, और यहाँ पे पेड़ों को जलाने के बाद जो ऐश या राख बचती है उसको हम सोयल में ही मिला देते हैं। उससे वो सोयल की फर्टिलिटी के अंदर काम आती है। उसके बाद हम क्रॉप्स उगाते हैं इसके अंदर, मेज, मक्का, याम, पोटैटोज एंड कसावा। इस क्लियर लैंड के ऊपर हम ये सारा उगाते हैं। आफ्टर द सोयल लॉसेज इट फर्टिलिटी, द लैंड इज अबेंडेंड एंड द कल्टीवेशन मूव्स ऑन टू अ न्यू प्लॉट। अब जब सोयल अपनी फर्टिलिटी को खो देती है तो यहाँ पे जो लैंड है उसको खुला छोड़ दिया जाता है और जो कल्टीवेटर है, जो खेती करने वाला है, वो भूमि के किसी दूसरे टुकड़े पे चला जाता है। मतलब वहाँ पे भी वो सेम प्रोसेस करेगा। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। इस टाइप की जो फार्मिंग होती है इसके निम्नलिखित डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिफॉरेस्टेशन। जब हम ये वाली कल्टीवेशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह हमें काटने पड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, वो वनोन्मूलन या फिर डिफॉरेस्टेशन होता है। आफ्टर सम टाइम द लैंड लॉसेज इट फर्टिलिटी। अब इस टाइप की कल्टीवेशन के अंदर दूसरा हानिकारक प्रभाव क्या होता है कि थोड़े समय के बाद जो मिट्टी है वो अपनी उपजाऊपन को खो देती है। सोइल इरोजन, जब हम किसी जगह से पेड़ पौधे वगैरह काट देते हैं तो सिंपली वहाँ पे मृदा अपरदन होता है। सोइल इरोजन का मतलब मिट्टी का कटाव, मिट्टी कट जाती है बारिश की वजह से, हवा की वजह से। स्मॉल पैचेस ऑफ कल्टीवेशन विच इज़ इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन। यहाँ पे जो भूमि के टुकड़े के ऊपर जो सफाई की जाती है, जब उसको क्लियर किया जाता है तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, बहुत कम होता है और इतनी बड़ी मात्रा में संख्या को फीड करना ईजी नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कौन सी एग्रीकल्चर होती है? तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर अ सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, सुगरकेन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन इज ग्रोन। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है वो एक कमर्शियल फार्मिंग है। मतलब हम इस तरह की फार्मिंग जो है कमर्शियली करते हैं, पैसा कमाने के लिए करते हैं, फसल को बेचने के लिए करते हैं। अब इसके अंदर हम कौन सी फसलों को शामिल करते हैं? तो यहाँ पे हमारी फसल रहेंगी टी हो गई, कॉफ़ी हो गई, सुगरकेन गन्ना हो गया, कैशू काजू हो गया, रबर की खेती हो गई, बनाना हो गया, कॉटन भी इसी तरह की फार्मिंग के अंदर आती है।
लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। इस तरह की फार्मिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में लेबर होना चाहिए। लेबर का मतलब श्रम या फिर व्यक्ति जो कि वहाँ पे काम करेंगे। कैपिटल मतलब वहाँ पे मशीनें वगैरह भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पैसा भी लगाना पड़ता है। द प्रोड्यूस इज आइदर प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और एट नियर बाई फैक्ट्रीज। अब जो प्रोड्यूस होता है और उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, मान लीजिए गन्ना है, गन्ने से चीनी बनानी है, या तो उसी फार्म के अंदर ये काम होगा या फिर आसपास किसी फैक्ट्री के अंदर ये काम होगा। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया, श्रीलंका एक्सेट्रा। अब हमारी जो प्लांटेशन, मुख्य जो प्लांटेशन फसलें हैं वो ख़ास तौर पे ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती हैं जहाँ पे बारिश होती है। जैसे कि मलेशिया में रबर की खेती होती है, ब्राज़ील में कॉफ़ी, इंडिया में टी और श्रीलंका और इंडिया में टी की खेती की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दियर ग्रोथ। हमें एक फाइबर क्रॉप बतानी है और साथ ही साथ क्लाइमेट कंडीशंस जो है उनके लिए क्या रहेंगी वो भी बताना है। तो यहाँ पे हमारी जो फाइबर क्रॉप्स हैं, जूट हमारी फाइबर क्रॉप होती है जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, धागा बनता है। कॉटन भी हमारी फाइबर क्रॉप होती है। तो दो फाइबर क्रॉप्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जूट के बारे में और कॉटन के बारे में। जूट एंड कॉटन आर नोन एज फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन फाइबर क्रॉप के रूप में जानी जाती हैं। द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर दियर ग्रोथ आर, और क्लाइमेटिक कंडीशंस उनकी ग्रोथ के लिए जो ज़रूरी होती हैं वो हैं। सबसे पहले जूट की बात करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमें आंसर मिल रहा है कि गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है। तो यहाँ पे जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। हाई टेम्परेचर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, हैवी रेनफॉल, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। किस किस तरह के क्लाइमेट की ज़रूरत होती है, तो देखिए जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, बारिश हैवी होनी चाहिए, और जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है वो गर्म और ह्यूमिड होनी चाहिए, आर्द्र वाली। मतलब जब हवा के अंदर नमी होती है तो उस तरह के क्लाइमेट को हम ह्यूमिड क्लाइमेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी कॉटन। हाई टेम्परेचर अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, लो रेनफॉल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। कॉटन के लिए आपको पता है हमारे यहाँ भी कॉटन जो है वो जून के या फिर मई के महीने में बोई जाती है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो हमारी कॉटन की खेती के लिए 30 to 40 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, रेनफॉल जो है वो कम होनी चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि 210 फ्रोस्ट फ्री डेज होना चाहिए। किसी भी तरह का सर्दी या पाला नहीं पड़ना चाहिए और बहुत तेज सनशाइन होना चाहिए। इट मीन्स लॉट ऑफ क्लाउड फ्री सनी डेज आर एसेंशियल फॉर कॉटन ग्रोइंग। तो सीधा सा हमें यहाँ पे मतलब निकलता है कि कॉटन को ग्रो करने के लिए हमें सनी डेज की ज़रूरत होती है, जो क्लाउड वगैरह नहीं होते आसमान के अंदर, और बिल्कुल जो सूर्य है वो बहुत तेज चमकता है। टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हमने हॉर्टिकल्चर का मतलब बताना है। हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ग्रो करना। नेक्स्ट है गोल्डन फाइबर रेफर टू। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, तो जूट हमारी गोल्डन फाइबर होती है। नेक्स्ट, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी का लीडिंग प्रोड्यूसर विश्व के अंदर कौन है, तो ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी प्रोड्यूस की जाती है। अब हमने नीचे रीज़न देना है। तो इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। भारत के अंदर एग्रीकल्चर एक प्राथमिक क्रिया है। तो यहाँ पे रीज़न क्या है, देखिए 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। भारत की जनसंख्या का 2/3 भाग किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। हैंस इन इंडिया एग्रीकल्चर इज ए प्राइमरी एक्टिविटी। सो यहाँ पे इंडिया हमारी जो है प्राइमरी एक्टिविटी है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स को क्यों बोया जाता है, यहाँ पे हमने रीजन देना है इसके लिए भी। सो हियर आवर आंसर इज different crops are grown in different regions because growing of crops depends upon the geographical conditions, demand of produce, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। जो डिफरेंट क्रॉप्स जो कि अलग अलग एरिया के अंदर बोई जाती हैं वो डिपेंड करती हैं जियोग्राफिकल कंडीशंस के ऊपर। मतलब किसी एरिया का जो भौगोलिक कंडीशन है, जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरह की है, क्योंकि जैसी जियोलॉजिकल कंडीशन होगी, जैसी प्रोड्यूस की डिमांड होगी, जैसा लेबर वहाँ पे अवेलेबल होगा, जैसा टेक्नोलॉजी का लेवल होगा, वैसी ही फसल वहाँ पे बोई जाएगी। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल क्लाइमेट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स टू बी ग्रोन इन दैट एरिया। अब फेवरेबल टोपोग्राफी भी बहुत मायने रखती है। मतलब जो टोपोग्राफी, जो स्थल आकृति है,
सोयल की, मिट्टी की, वो भी क्या फेवरेबल होनी चाहिए। क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी भी फसल को उगाने में, किसी भी एरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने फ़र्क बताना है प्राइमरी एक्टिविटीज़ और टर्शरी एक्टिविटीज़ के बीच में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटी के बारे में। तो प्राइमरी एक्टिविटी की क्या खास बात होती है? कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं और उनका प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि हम ज़मीन से कोई मिनरल निकाल रहे हैं या फिर हम किसी फसल का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे गेहूँ उगा दिया, कॉटन उगाई, तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज़ हो गई। टर्शरी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज सेक्टर्स। हमारी टर्शरी एक्टिविटीज़ हमारी प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसको सपोर्ट करती हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए किसी खेत के अंदर हमने उगाया गेहूँ, तो यहाँ पे जब हमने गेहूँ उगाया तो ये प्राइमरी एक्टिविटी हो गई, लेकिन गेहूँ को बाद में मंडी में लेके जाना है, मार्केट में लेके जाना है, तो वहाँ वो सेवा है, वो जो सर्विस है कहाँ से मिलेगी? वो हमें टर्शरी सेक्टर से मिलेगी। ट्रांसपोर्ट का काम हमारा टर्शरी सेक्टर करेगा। तो इसने क्या किया? हमारे प्राइमरी सेक्टर को सपोर्ट किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं हमारे एग्रीकल्चर और फिशिंग। एग्जाम्पल है हमारे सर्विसेज सच एज बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। हमने बताना है डिफरेंस सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बीच में और हमारी, या फिर हमने बताना है कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है और इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जीवन, जिसमें सिर्फ निर्वाह कृषि। मतलब इस तरह की कृषि के अंदर हम जो कृषि करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपना काम चलाने के लिए करते हैं, और भी उसकी कुछ खास बात होती हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। इसके अंदर ये जो हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है वो खाली फार्मर की फैमिली की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए की जाती है। इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल आउटपुट। यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, उसका लेवल भी लो होता है। साथ ही साथ वहाँ पे जो हम काम कर रहे होते हैं, जो चीज़ का प्रोडक्शन के अंदर, वहाँ पे हाउस होल्ड लेबर होता है, मतलब या तो किसान और उसके परिवार के सदस्य ही लगे होते हैं। और स्मॉल आउटपुट होता है, मतलब बहुत थोड़ा उत्पादन हो पाता है। इंटेंसिव फार्मिंग ए टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग का यही एक टाइप है। इन्वॉल्व्स द एनुअल कल्टीवेशन ऑफ अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। यहाँ पे लेबर ज़्यादा होता है, सिंपल टूल्स का यूज़ किया जाता है, स्मॉल प्लॉट्स के ऊपर कल्टीवेशन की जाती है। तो यहाँ पे इसकी सबसे खास बात ये है कि एरिया छोटा लेकिन वहाँ पे काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, इसीलिए इसको गहन कृषि या फिर इंटेंसिव एग्रीकल्चर कहा जाता है। सो नेक्स्ट हमारा फिफ्थ में फॉर फन सोल्व द क्रॉस्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज। क्लूज दिए गए हैं और हमने हमारे पजल को सोल्व करना है। तो इसको आप जो है आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और इसको सोल्व कर लीजिए। यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है चैप्टर की वो ख़त्म होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको इसी तरह के चैप्टर्स के क्वेश्चन और आंसर की वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे वाले चैप्टर्स के भी क्वेश्चन आंसर आपको सेंड कर पाऊँ। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।